Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. So as I promised कि केमिस्ट्री की क्लास 9 की लेक्चर सीरीज़ जल्द स्टार्ट होंगी और मंडे और थर्सडे को वीडियोस जो हैं वो अपलोड की जाएंगी. सो आज से हम इंशाल्लाह क्लास 9 केमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं. The first chapter that we are going to discuss is about the chemistry fundamentals. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि what is chemistry, what are different branches of chemistry, and we will be able to identify different branches of chemistry with the help of certain examples and questions. And later on we will discuss that how science and technology can be integrated to propose solutions of our everyday life problems. तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर और इसमें सिर्फ ये है कि आपको ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए और डिफरेंट एग्जांपल्स देनी आनी चाहिए. क्लास 9th के लिए इस दफ़ा जो हम रेफरेंस बुक्स फ़ॉलो कर रहे हैं, आपने प्रीवियस सेशन में नेशनल बुक फाउंडेशन फ़ॉलो की थी, लेकिन अब फेडरल बोर्ड ने जो आपकी रेफरेंस बुक है वो कंताब पब्लिशर की जो है वो प्रपोज़ की है. तो हम उसी के जो चैप्टर्स उनको फॉलो करेंगे, उसी के मटेरियल को ज़्यादा मेनली फॉलो करेंगे, बट वी विल आल्सो टेक द मटेरियल एंड कंटेंट फ्रॉम द नेशनल बुक फाउंडेशन एज वेल. अब कंताब पब्लिशर की जो बुक है इट इज़ नॉट वाइडली अवेलेबल इन द मार्केट. सो स्टूडेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह उन्होंने नेशनल बुक फाउंडेशन की वेबसाइट पर उन्होंने इस बुक के कुछ चैप्टर्स सॉफ्ट फॉर्म में अपलोड कर दिए, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. तो जब तक वो मार्केट में आती है तब तक आप उसको एज अ रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो. सो इंशाल्लाह मेरी वीडियो से भी आप नोट्स जो हैं वो साथ साथ बना सकते हैं, वो मेन मेन पॉइंट्स लिख सकते हैं, क्योंकि अब देखें कि अब दिस इज़ नॉट द टाइम कि जिसमें हमने बिल्कुल एज इट इज़ उस वर्डिंग में प्रिपेयर करना है. फेडरल बोर्ड ने अब टोटली एसएलओ बेस्ड एग्जाम्स बनाने शुरू कर दिए. तो फॉर दैट यू जस्ट नीड टू टेक द कंसेप्ट और थोड़े से आपको कुछ आइडियाज़ मतलब खुद से जनरेट करने आने चाहिए, आंसर्स खुद जनरेट करने आने चाहिए, तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू गो. So first, without wasting any time, we will move towards the definition of chemistry. You all must have read about the definition of chemistry in your previous science classes, and it's not a new subject to you. So chemistry क्या है? Whenever the word chemistry comes to your mind, you think about chemical compounds, colorful chemical compounds, and the reaction between those colorful compounds. And mostly जो आप लोग reactions देखते हैं that seems quite hazardous, harmful, or the reactions that are very exothermic, heat generating, light generating. So yeah, it is a very fascinating subject. So first we will define that what is it? What is chemistry? So chemistry defined as it is the branch of science which deals with the investigation of matter and changes that matter undergoes. Now, what is meant by investigation of matter? What do we investigate in the matter? You know, what is matter? Matter is anything that occupies space and has mass. So, how do we investigate the matter? We basically discuss about its compositions, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर. कॉम्पोजिशन में हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज़ इट मेड ऑफ. ठीक है. स्ट्रक्चर में हम ये देख लेते हैं कि उस मॉलिक्यूल या कंपाउंड में वो किन किन एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं. हेयर वी कैन डिस्कस बोथ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड हाउ व्हाट इज़ इट्स बिहेवियर. वो डिफरेंट रिएक्शन कंडीशंस में, डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में कैसे बिहेव करता है. ठीक है. सो इन्वेस्टिगेशन में वी बेसिकली डिस्कस दीज 4 पॉइंट्स: कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर. और we just don't investigate the matter, but we also discuss the what kind of changes that matter undergoes. अब changes हमारे पास दो तरह की होती हैं, फिजिकल और केमिकल. ये आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि फिजिकल चेंजेस में when solid turns to liquid and liquid turns to gas, तो उसके लिए डिफरेंट फिजिकल प्रोसेस है. जैसे मेल्टिंग है, मेल्टिंग में क्या है, सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड. फ्रीजिंग है, लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड. कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन में गैसियस फॉर्म से कोई सब्सटेंस जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, लिक्विड फॉर्म में. तो ये सारे बेसिकली क्या है, फिजिकल चेंजेस. इनको मैटर के फिजिकल चेंजेस को भी स्टडी करना किस में आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है केमिस्ट्री में. सिमिलरली इफ वी डिस्कस अबाउट केमिकल चेंजेस, तो केमिकल चेंजेस क्या होती हैं, दीज आर द चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन. यानी फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहे हैं,
तो हाइड्रोजन की केमिकल कंपोजिशन इस रिएक्शन के नतीजे में चेंज हो गई है और वो उसने एक टोटली न्यू सब्सटेंस बना दिया जो वाटर है, और उसकी वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से क्या है, डिफरेंट है। सो यहाँ पर इस रिएक्शन में हम ये डिस्कस करें कि बेसिकली हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट, उसकी कंपोजिशन चेंज हो गई, किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में। तो केमिकल चेंजेस में मेनली वी डील विद द केमिकल रिएक्शंस। आपकी बुक में जनरली जो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री दी गई हैं वो 12 दी गई हैं। तो आज के लेक्चर सीरीज़ में हम इन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच है, और ऑर्गेनिक वर्ड आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुना भी होगा। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक वर्ड का बेसिकली मतलब क्या है? ऑर्गेनिक मीन्स रिलेटेड टू लाइफ, ठीक है। जब इस ब्रांच को स्टडी किया गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब डिस्कवर किया गया, तो पहले ये चीज़ सोची गई थी, समझी जाती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हम लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, बल्कि इनको सिंथेसाइज करने के लिए एक वाइटल फोर्स रिक्वायर्ड है जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, इसके अलावा हम लेबॉर्ट्री में इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकते। इस वजह से चूंकि these compounds were related to living organisms, so therefore we call those compounds as organic compounds and we call that branch as organic chemistry. लेकिन कुछ सालों बाद इस वाटर फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, और एक साइंटिस्ट थे हमारे पास जिनका नाम था फ्रेडरिक बोलर। फ्रेडरिक बोलर ने क्या किया? ही बेसिकली सिंथेसाइज्ड यूरिया इन लेबॉर्ट्री। अब यूरिया, यू ऑल नो दैट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ यूरिन, मैमल्स ऑफ यूरिन। तो यूरिन कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो यूरिया इज़ ऑल्सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब फ्रेडरिक पोलर ने जब वो कंपाउंड लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज किया, तो वो जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो रिजेक्ट होगी, और फिर उसके बाद ये मज़ीद साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की कि हाउ कैन वी produce organic compounds in the laboratory. And now with the many discoveries, now millions of organic compounds can be produced in the laboratories. लेकिन इस ब्रांच का नाम ऑर्गेनिक उसी तरह रखा गया, उसको चेंज नहीं किया गया। सो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम ऑर्गेनिक वर्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके पीछे हिस्ट्री क्या थी, और अब इसकी जो डेफिनेशन है वो फिर उसके अकॉर्डिंगली जो थी वो मॉडिफाई की गई। जो बेसिक डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो क्या है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सब्सटेंसेस कंटेनिंग कार्बन। अब जितने भी आपके कार्बन कंपाउंड्स होंगे, आप फ़ौरन को समझ जाएंगे कि ये कौन से कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करना, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना, बिहेवियर को, रिएक्शंस को, दैट कम्स इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब कुछ कार्बन कंपाउंड्स ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक नहीं है, बल्कि वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो उसमें यहाँ पर इस डेफिनेशन में उन्होंने आपके साथ यहाँ पर एग्जांपल्स भी शेयर कर देंगे कौन से कार्बन कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनिक में शुमार नहीं होते। सबसे पहले जो यहाँ पर उन्होंने कार्बन कंपाउंड्स आपके साथ मेंशन किए हैं वो हैं कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स जनरली आपके वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आपके पास कौन से ग्रुप ऑफ एटम मौजूद होंगे? CO3। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। तो जिस भी कंपाउंड में आपको CO3 नज़र आएगा यू विल कॉल इट अ कार्बोनेट। तो जिन कंपाउंड्स में ये CO3 ग्रुप होगा तो आप समझ जाएंगे दैट इज़ नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बट इट इज़ एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह यहाँ पर एक और एक्सेप्शन है अबाउट बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स वो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कौन सा ग्रुप ऑफ एटम मौजूद होगा? HCO3। अभी आपने इन ग्रुप ऑफ एटम्स को देख के परेशान नहीं होना, जब हम इनको इन डिटेल स्टडी करेंगे तो आपको ऐसा ऐसा ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आपने अभी जस्ट इन ग्रुप ऑफ एटम्स को मेमोराइज कर लेना है कि कार्बोनेट्स में कौन से ग्रुप ऑफ एटम्स आपको मालूम होंगे, प्रेजेंट होंगे, बाइकार्बोनेट्स में कौन से ग्रुप ऑफ एटम्स मौजूद होंगे, ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ऑक्साइड्स वेरी easy to define, these are basically the compounds of oxygen, ठीक है। अब जैसे सोडियम ऑक्साइड है Na2O, ठीक है, इट इज़ द कंपाउंड ऑफ सोडियम विद ऑक्सीजन। इसी तरह कार्बाइड्स, कार्बाइड्स क्या होते हैं? दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विद मेटल। उसमें हमारे पास अब इसी तरह हमारे पास कार्बाइड्स हैं। कार्बाइड्स क्या हैं? दीज आर दी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विद मेटल। तो उसमें हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है सोडियम कार्बाइड की। तो ये वो कंपाउंड्स हैं, ये वो सब्सटेंसेस हैं जो
कंपाउंड्स ऑफ कार्बन तो हैं, लेकिन वी डू नॉट कॉल देम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अब ये जो डेफिनेशन है बड़ी बेसिक सी है। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर वो जो डेफिनेशन आपको देंगे वो देंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो वो थोड़ी डिटेल्ड है। तो आसान लफ्ज़ों में अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अब जिस तरह डिफ़ाइन किया जाता है, वो ये कहते हैं कि ये वो केमिस्ट्री है जिसमें हम उन कंपाउंड्स के मुतालिक पढ़ते हैं जिनमें 2 एलिमेंट्स मेनली प्रेज़ेंट होते हैं, और वो कौन से हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है? और कार्बन एंड हाइड्रोजन में से भी अगर आपसे कोई पूछे ना कि सबसे एसेंशियल एलिमेंट कौन-सा है? तो वो आप कहेंगे इट इज़ द कार्बन। आई होप आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशंस जो हैं वो क्लियर हो गई है। यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि रिलेट करते हैं विद द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे अब पहला क्वेश्चन है कि व्हाई कार्बन इज कंसीडर्ड व्हाई कार्बन सॉरी इज कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अभी जैसे मैंने पहले कहा कि सबसे मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट कोई आपसे पूछे ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या है, तो वो कार्बन है। तो अब इस क्वेश्चन में आप देखें कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन देख के पता लग रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो देयरफॉर दिस क्वेश्चन रेफर्स टू विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेजर फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर फंक्शन? अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन आएगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या है? वी हैव नॉट डिस्कस्ड अबाउट इट। तो वो आगे जाके आप चैप्टर्स में इन डिटेल इसको देख लेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। थोड़ा सा आप लोगों की आसानी के लिए, कि फंक्शनल ग्रुप आपके वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके किसी कंपाउंड में होने की वजह से वो एक स्पेशल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक शो करें, ठीक है? तो आप इन क्वेश्चंस में देखें, आपके पास जो हिंट जो टर्म हिंट एज अ हिंट आ रही है वो कौन सी आ रही है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जब आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी भी स्टेटमेंट में हो और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड की किसी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया जा रहा हो, तो आप फ़ौरन आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सी ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी क्लासेस? अब यहाँ पर ऑब्वियसली डेफिनेशन में हाइड्रोकार्बन्स की टर्म यूज़ नहीं हुई, लेकिन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि जब भी हाइड्रोकार्बन्स की बात होगी तो वो किसकी होगी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात होगी। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है? यहाँ पर आपको इस टर्म में से ही पता लग रहा है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन। यानी वो कंपाउंड्स जिनमें 2 एलिमेंट्स हो, कार्बन एंड हाइड्रोजन, उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो जब भी आपके पास हाइड्रोकार्बन्स की बात होगी तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि दिस ऑल्सो रिलेट टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है? कि इनऑर्गेनिक मीन्स दैट इज़ नॉट ऑर्गेनिक, यानी दैट इज़ नॉट ड्राइव फ्रॉम द लिविंग बींग्स। अच्छा, अब अगर ये लिविंग बींग से ड्राइव नहीं हुआ तो इनका सोर्स क्या है? तो इनका जो सोर्स है वो होगा अर्थ क्रस्ट या फिर ओशन। अब एग्जाम्पल में आप देख लें, जैसे हमारे पास सॉल्ट है जो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं, टेबल सॉल्ट है। व्हाट इज़ इट? इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन अनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह पेंट और डाइस, ये भी आपकी क्या है? डाइस नहीं, डाइस आर ऑर्गेनिक। जो पेंट है आपका, पेंट इज़ एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सिमिलरली ये जो गोल्ड है आपके पास, गोल्ड भी आप कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? माइनिंग के प्रोसेस से क्या आप निकालते हैं गोल्ड। तो वो जो गोल्ड है, व्हाट इज़ इट? इट इज़ ऑल्सो एन इनऑर्गेनिक एलिमेंट, ठीक है? या आपका आपके कुछ एलिमेंट्स, कुछ इनऑर्गेनिकली जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपके कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होंगे जो एलिमेंटल फॉर्म में भी होंगे, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होंगे जो कंपाउंड फॉर्म में भी होंगे। जैसे पेंट और ये जो सॉल्ट है ये आपका कंपाउंड फॉर्म में, जबकि जो गोल्ड है यहाँ पर ये किसकी फॉर्म में? एलिमेंट की फॉर्म में। तो आपने याद रख लेना है कि वो कंपाउंड्स जिनका ओरिजिन अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, या आपका ओशन है, तो उन कंपाउंड्स को आप क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बिकॉज दे आर नॉट रेलिवेंट टू लाइफ, दैट आर नॉट ड्राइव फ्रॉम लिविंग थिंग्स। और उस ब्रांच को आप क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप बेसिक डेफिनेशन आप यहाँ पर देख लें, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं दुनिया में वो इनऑर्गेनिक कहलाएंगे। तो कंपाउंड्स की 2 ही कैटेगरीज हैं, ईदर दे विल बी ऑर्गेनिक और दे विल बी इनऑर्गेनिक। अगर वो ऑर्गेनिक है दे शुड बी द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। अब कंपाउंड्स ऑफ कार्बन में एक्सेप्शंस हमने कौन सी पढ़ी थी? जस्ट टेल मी। कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बाइड्स एंड ऑक्साइड्स।
अच्छा, हियर आई हैव मेंशन फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें सबसे पहले लाइमस्टोन। अब ये लाइमस्टोन कहाँ पे मौजूद होता है? मार्बल में मौजूद होता है, ठीक है। और लाइमस्टोन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है CaCO3। कैन यू आइडेंटिफाई कि जब हमने एक्सेप्शंस पढ़ी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ये उन एक्सेप्शंस में से किससे बिलोंग करते हैं? I hope you can identify that it contains CO3. So it is called the calcium carbonate. इसी तरह आपके पास सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl. इट इज़ नॉट अ कार्बन कंपाउंड, सो देयर फॉर इट इज़ ऑल्सो इनऑर्गेनिक इन नेचर। इसी तरह आपका आयरन मेटल है। आयरन मेटल जो है, इस आयरन के लिए जो हम केमिकल सिंबल यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं Fe. सो it does not contain carbon, so therefore it is also inorganic. Here are some of the questions that are relevant to inorganic chemistry. First question is that what distinguish organic compounds from inorganic compounds? अब ये वाला क्वेश्चन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी स्टडी कर सकते हैं और ये वाला क्वेश्चन हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी स्टडी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड ऑर्गेनिक है, दूसरा इनऑर्गेनिक है, तो हम उनको आपस में एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? कैन यू डिफ्रेंशिएट इट? Obviously, you can. Organic compounds are the compounds of carbon, whereas inorganic compounds are all compounds other than the compounds of carbon. सेकेंड क्वेश्चन अब देखिए, हाउ डज पीरियोडिक टेबल हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल के मतलब यकीनन पढ़ा होगा कि जितने भी एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं उनको एक टेबुलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स, और उसमें उनको कैटेगराइज किया गया अकॉर्डिंग टू द केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब वो जो टेबल है दैट इज़ कॉल्ड एज पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन है on the basis of the chemical properties, that also comes under the branch of inorganic chemistry. Third question, what are the general characteristics of alkali metals? अब alkali metals जो है, this is one of the group of the periodic table. periodic table के total 8 ग्रुप्स है। 8 ग्रुप में से एक ग्रुप alkali metal का ग्रुप कहलाता है। ठीक है, बेसिकली दे हैव द प्रॉपर्टी दैट दे फॉर्म बेसिस इन वाटर, तो इस वजह से हम इनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं। तो अल्कली मेटल्स को स्टडी करना भी किस में आ जाता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बिकॉज अल्कली मेटल्स डू नॉट कंटेन कार्बन इन दैम। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आ जाती है फिजिकल केमिस्ट्री। अब नाम से ही आपको पता लग रहा है कि फिजिकल केमिस्ट्री इज़ बेसिकली द ब्लेंड ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यानी इसमें हमने फिजिक्स के रूल को अप्लाई करना है ऑन टू द केमिकल सिस्टम्स। अब यहाँ पे मैंने आपके साथ कुछ एग्जांपल्स शेयर की हुई है। फर्स्ट एग्जांपल इज़ ऑफ बैटरी। बैटरी में बेसिकली क्या है कि कुछ केमिकल चेंजेस होती हैं और इन केमिकल चेंजेस की मदद से हम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जनरेट करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे मूव इन अ सर्किट दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और वो एनर्जी प्रोवाइड होती है फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, जैसे आपके छोटे टॉयज़ हो गए, क्लॉक हो गया। ठीक है, ये जो एग्जांपल है इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। इससे सोलर पैनल्स हैं, ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये सारा फिजिकल प्रोसेस है दैट ऑल्सो इन्वॉल्व द केमिकल सिस्टम्स। इसी तरह भी जो आपका वाटर प्योरीफिकेशन प्लांट्स हैं जिसमें आप पानी को साफ करते हो, तो डिफरेंट टेक्निक्स, इट ऑल्सो कम्स इन द प्रोसेस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें एक प्रोसेस होता है सेडिमेंटेशन का, जिसमें लार्ज जो हैवियर कंटेंट इम्प्योरिटीज़ होती है पानी की, दे आर अलाउड टू सेटल डाउन, वो भी एक फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो फिजिकल प्रोसेस को यूज़ करना किसी भी केमिकल सिस्टम में फॉर आवर ओन बेनिफिट्स, उसको वो किस में आएगा? बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री में। अब फिजिकल केमिस्ट्री को डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज़ बेसिकली द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द लॉज एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर एंड चेंजेस ऑफ मैटर। कि कोई भी ऐसे लॉ या थ्योरी को स्टडी करना जिसकी मदद से हम किसी भी मैटर के स्ट्रक्चर को समझ सकें, और ये हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कैसे वो मैटर जो है वो चेंज अंडरगो करता है, ईदर केमिकल और द फिजिकल। अब इसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री के रेलेवेंट, वो यहाँ पर आपके साथ शेयर किए गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हाउ डज इट इन्फ्लुएंस केमिकल बिहेवियर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टडी करना है, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, तो वो सारी फिजिक्स जो है बेसिकली हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज़ अ प्रोटॉन, व्हाट इज़ अ न्यूट्रॉन, व्हाट इज़ देयर लोकेशन, हाउ डू दे बिहेव। ठीक है, सारी चीज़ें। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाउ डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म एंड फंक्शन, इट ऑल्सो कम्स इनटू द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। थर्ड, हाउ डबल पैन विंडोज प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट और गेन ऑफ हीट।
अब आपको पता है कि एक था फिजिक्स का लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वो कहता है कि हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ठीक है, लेकिन हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंसुलेशन। तो जो आपकी डबल पेन विंडोज़ हैं, इट दे बेसिकली एक्ट एज इंसुलेटर्स। तो हमने उन इंसुलेटर्स को यूज़ करके जो हीट का ट्रांसफ़र है फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, वो हमने प्रिवेंट कर दिया, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो कम्स इन द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आ जाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब एनालिटिकल वर्ड जो है वो एनालिसिस से ड्राइव हुआ है, ठीक है। अब एनालिसिस करने का मतलब क्या होता है? एनालिसिस का मतलब होता है टू एग्जामिन इन डिटेल। हमने किसी चीज़ को स्टडी करना, एग्जामिन करना, यानी एक बड़ा सा आपके पास कोई मैटर है, आपने उस मैटर को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना, देखना है उसके कंपोनेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं, ठीक है। तो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में बेसिकली क्या डिस्कस करते हैं? वी डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन। पहले तो हम ये देखेंगे व्हाट इज़ इट मेड ऑफ, और फिर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। अच्छा, अब एनालिटिकल केमिस्ट्री की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डिटर्मिनिंग द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। अब ये कहती है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हमने किसको स्टडी करना है? हमने उन मेथड्स, उन इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी करना है जिनकी मदद से हम किसी भी मैटर की कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ को डिटरमिन कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, ये इंशाल्लाह आप आगे जाके पढ़ेंगे। दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड टाइट्रेशन। अब टाइट्रेशन में हम जनरली करते ही क्या है कि जैसे आपके पास लेट्स सपोज दो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। एक सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर इस अपरेटस में, इसे हम ब्यूरेट बोलते हैं। डोंट वरी अबाउट नेम ऑफ द अपरेटस, राइट नाउ ये आप इन डिटेल पढ़ेंगे आगे जाके। एक अपरेटस हमारे पास ये है जो आपको ग्लास रॉड सी नज़र आ रही है यहाँ पर, इसको हम ब्यूरेट बोलते हैं। और एक अपरेटस आपके पास ये बीकर है, ठीक है। आपके इसमें दो डिफरेंट सोल्यूशंस हैं। टाइट्रेशन में जनरली क्या होता है, लेट्स सपोज आपके पास ये सॉल्यूशन ए है और ये आपके पास सॉल्यूशन बी है। सॉल्यूशन ए आपके पास उसकी जो कंसंट्रेशन है आपको मालूम है, उसकी कंसंट्रेशन। आप चाहते हैं कि आपको सॉल्यूशन बी की कंसंट्रेशन मालूम हो, तो आप टाइट्रेशन करेंगे और टाइट्रेशन की मदद से आप सॉल्यूशन बी की कंसंट्रेशन इजीली डिटर्मिन कर लेंगे। तो दिस इज वन ऑफ द एनालिटिकल टेक्निक। तो जब आप टाइट्रेशन के रेलेवेंट बात करेंगे, टाइट्रेशन को डिस्कस करेंगे, तो फिर वो किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में आ जाएगा? इट विल कम इन द ब्रांच ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इसके रेलेवेंट आप इस तरह कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बी कैन बी डिटर्मिन्ड। तो ये जो स्टेटमेंट है इट बेसिकली रिलेट्स विद द ब्रांच ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। यहाँ पर हमारे पास कुछ अदर क्वेश्चंस हैं जो कि हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की ब्रांच में स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ हाउ आर एनालिटिकल मेथड्स यूज टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई केमिकल सब्सटेंसेस, कि हम डिफरेंट एनालिटिकल मेथड्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये देखने में कि वो मैटर क्या है। और क्वांटिफाई का मतलब होता है कि इसमें इस मैटर की कंसंट्रेशन कितनी है, अमाउंट कितनी है। तो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में ना सिर्फ उसकी कॉम्पोजिशन को स्टडी करेंगे बल्कि हम उसकी अमाउंट को भी डिटरमिन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अब यू डोंट नीड टू थिंक, you may think about the answers, but here our focus is not on the answers of these questions. Our focus is just that how can we relate these questions to different branches of chemistry. So just by looking at the examples, I hope you will be able later to identify each statement with different branch of chemistry. Second statement है, how can we determine concentrations through chromatography. अब क्रोमेटोग्राफी इट इज़ अनदर एनालिटिकल मैथड। क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है कलर राइटिंग, ठीक है। तो ये एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स में से ये स्टडी कर सकते हैं कि जो मिक्सचर है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ पेपर क्रोमेटोग्राफी कैन बी यूज टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ इंक्स। तो जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें कोई एनालिटिकल मेथड्स या टूल्स इस्तेमाल हुए हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमनली मेथड्स टूल्स जो आप इस्तेमाल करोगे वो क्रोमेटोग्राफी के होंगे, टाइट्रेशन के होंगे, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के होंगे, ये टर्म्स आपने जहन में रख लेंगे। तो जब ये टर्म्स कहीं पर इस्तेमाल हो रही होंगी तो आप फ़ौरन समझ जाना कि हम किस ब्रांच को स्टडी कर रहे हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री को। उसके बाद बहुत इजी ब्रांच हमारे पास आ जाती है। अभी तक हमने काफ़ी खुश्क मुश्किल ब्रांचेस पढ़ी, तो ये मेरी फेवरेट है और बहुत इजी है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। नाम से ही आपको पता लग रहा है वी आर बेसिकली डीलिंग विद द केमिकल सब्सटेंसेस एंड देयर इफेक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट,
ठीक है, तो हाउ डू यू डिफाइन इट? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट पोल्यूट द एनवायरनमेंट एंड देयर एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स। अब इसमें हमने उन कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स की बात करनी है जिनका टॉक्सिक या एडवर्स इफेक्ट है किसके ऊपर? अब दैट एडवर्स इफेक्ट मे बी ऑन ह्यूमन बींग्स एंड दैट एडवर्स इफेक्ट मे बी ऑन द एनवायरनमेंट। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ, लेट्स सपोज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर की, सल्फर डाइऑक्साइड की जैसे बात करती हूँ, तो सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है? जब हम गाड़ियों में फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसके नतीजे में सल्फर डाइऑक्साइड एग्जॉस्ट फ्यूम में से निकल के एयर में चला जाता है। अब जो सल्फर डाइऑक्साइड एयर में जाता है तो वहाँ पर वो क्लाउड्स के साथ मिक्स होता है, वहाँ पर वो वाटर के साथ मिक्स होकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और वो पानी जब रेन के साथ नीचे ज़मीन पर पहुँचता है तो वो एसिड रेन कहलाते हैं। ठीक है, तो एक तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि सल्फर डाइऑक्साइड का इन्वायरमेंट पर बुरा इफेक्ट क्या है, कि इट विल कॉज एसिड रेन, और एसिड रेन के आगे बड़े डिसएडवांटेजेस हैं। दूसरा इसका जो एडवर्स इफेक्ट ह्यूमन बींग्स पर है वो ये कि इट आल्सो कॉज रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, डिफरेंट रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स को ये एग्रावेट करता है, बढ़ाता है। तो देखिए इसके दोनों इफेक्ट्स हमने एडवर्स इफेक्ट देख लिए, ह्यूमन बींग पे भी और इन्वायरमेंट पर भी। तो इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड के मुतालिक स्टडी करना, उसके एडवर्स इफेक्ट पर स्टडी करना, ये किस ब्रांच में आ जाएगा? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप देख के इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं जी, कि विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दे बिलोंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू ह्यूमन एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द एनवायरनमेंट? सेकंड, व्हाट रोल डू ग्रीन हाउस गैसेज प्ले इन क्लाइमेट चेंजेस? अब आपको पता है ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती हैं, वो गैसेज जिनके एनवायरनमेंट पर होने की वजह से एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, उनको हम ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं। हाउ वी मिटिगेट देयर इफेक्ट्स? मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, हम उस इफेक्ट को कैसे कम कर सकते हैं। हाउ एग्जॉस्ट फ्यूम ऑफ व्हीकल्स कॉज एयर पोल्यूशन? तो ये तमाम क्वेश्चंस आप जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, व्हाट विल बी व्हाट दैट विल बी, इट विल बी ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। नेक्स्ट, अब हमारे पास जो हमने जितना लेक्चर में जितनी भी ब्रांचेस पढ़ी, नाउ वी आर गोइंग टू रीकैप इट। ठीक है, अब हम रीकैप कैसे करेंगे? यहाँ पे मैं डिफरेंट स्टेटमेंट्स आपके साथ शेयर करूँगी एंड यू विल हैव टू थिंक अबाउट इट कि ये किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है, प्लांटेशन हेल्प्स इन ओवरकमिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। व्हाट डू यू थिंक, टू विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इट बिलोंग्स? जस्ट पॉज फॉर अ वाइल एंड थिंक अबाउट इट। ऑल राइट, सो यहाँ पर हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द एनवायरनमेंट। ठीक है, सो ऑब्वियसली इट विल बी रेलिवेंट टू द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। सेकेंड है, अमोनिया इज अ कलरलेस गैस विद पंजेंट इरिटेटिंग ओडोर, इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अब अमोनिया के मुतालिक एक्सप्लेन करने से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अमोनिया होता क्या है। अमोनिया का जो फार्मूला है, केमिकल फार्मूला, दैट इज़ NH3। Now, if you look at the chemical formula, you can easily see that it is an inorganic compound. So, अगर हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? We are discussing about the properties of inorganic compound. So, obviously, it belongs to inorganic chemistry. Next, an analyst determines that Na2 is responsible for acid rain. अब ये मेरी स्टेटमेंट बड़ी फेवरेट है। अब यहाँ पर आप देखें कि इस स्टेटमेंट में वी आर बेसिकली डिस्कसिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ NO2 ऑन आवर इन्वायरमेंट। यही बात है, क्या है एडवर्स इफेक्ट? एसिड रेन। अब ये जो स्टेटमेंट है इट रेफर्स टू इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इस वर्ड को, एनालिस्ट वर्ड को सिर्फ देख के आप फ़ौरन गलत ये काम भी कर सकते हैं, आप लिखते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। जबकि एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमने किसके मतलब पढ़ना है? मैथड्स एंड टूल्स। ठीक है, here we are not discussing the methods and tools, so therefore it will not be analytical chemistry but it will be environmental chemistry. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, अ केमिस्ट परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू चेक द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ पर आप देखिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैथड, सो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट विल बी रेफर टू द ब्रांच ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। अच्छा, अब जो आपको क्वेश्चंस आते हैं ना जनरली, जो पिछले सेशन में आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं कि स्टेटमेंट्स शेयर होती थी और वो आपसे कहा जाता था कि आइडेंटिफाई करें। अच्छा, जब आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो आपने सिर्फ ब्रांचेस के नेम नहीं लिखने, बल्कि साथ आपने स्टेटमेंट में ये चीज़ भी मेंशन करनी है कि आपने उसको
कौन सी ब्रांच डेजिग्नेट किया, क्यों किया। जैसे अब मैं इसके मतलब कहती हूँ कि आई एम डेजिग्नेटिंग दिस स्टेटमेंट, आई एम considering this statement under the branch of chemistry called analytical chemistry. Why? Because here we are discussing about an experiment or method, ठीक है, which is being performed to check the percentage purity of sample. तो वो मेथड जिसमें हम जब भी किसी सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन को, कॉन्सेंट्रेशन को या क्वांटिफिकेशन को हम स्टडी कर रहे हैं किसी भी मेथड के थ्रू, तो वो किस में आ जाएगी, किस ब्रांच में आ जाएगी, एनालिटिकल केमिस्ट्री की ब्रांच में। तो इस तरीके से आपकी इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपने यहाँ पर डेफिनेशंस को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, और साथ आपको एटलीस्ट 2 to 3 एग्जांपल्स आनी चाहिए जो आप उन डिफरेंट ब्रांचेस के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इजीली किसी भी स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ। इंशाल्लाह ऑन थर्सडे आई विल अपलोड द न्यू वीडियो जिसमें हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मैं 2 टॉपिक्स को इकट्ठे लेके चल रही हूँ, जिसमें आपके पास ब्रांचेस की डेफिनेशन थी और दूसरा टॉपिक था कि क्वेश्चंस रेलेवेंट टू डिफरेंट ब्रांचेस। तो मैंने उन दोनों टॉपिक्स को साथ लेके चला ताकि आपको अच्छे तरीके से इनकी कंसेप्ट के मतलब आइडिया हो सके। तो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, यू कैन कमेंट down below, or you can reach me at this my email id munibaarif9@gmail.com. Thank you for being with me. Stay tuned.